नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। इस वक्त मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनावों को लेकर जनता में भी बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जनता ने जिस पार्टी को चुनकर मध्य प्रदेश में सत्ता सौंपी थी, उस पार्टी के हाथ से सत्ता छिन चुकी है। एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में घमासान होने जा रहा है। इसी बीच दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शिशिर जोशी जी। नमस्ते शिशिर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि शिशिर जी की इस चुनाव में अहम भूमिका है, और वो भूमिका अहम क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, राजनीतिक कमेटी ने इन्हें जोनल प्रभारी नियुक्त किया है, वो भी बूथ प्रबंधन के लिए। जी हाँ, यानी कि जब चुनाव होंगे तो चुनाव में गड़बड़ियां ना हो, ये सब देखने के लिए, या फिर बूथ प्रबंधन क्या होता है, ये कमेटी क्या होती है। सबसे पहले तो आज हम इनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे। शिशिर जी, मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि इस विभाग के अध्यक्ष कौन है, और सबसे अहम कि ये विभाग क्या कार्य करता है। देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग को बूथ प्रबंधन हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मिर्जा नूर बेग साहब, जो बेहद सक्रिय व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे अपने सांवेर सीट और हाटपिपलिया सीट और ब्यावरा सीट के लिए बूथ प्रबंधन हेतु जोनल प्रभारी नियुक्त किया है। ये जो बूथ प्रबंधन का कार्य है, ये सबसे जरूरी अंग किसी भी विधानसभा चुनाव का होता है। इसमें बूथ प्रबंधन में हम बूथ एजेंट, बूथ प्रभारी, हमारे टेबल के कार्यकर्ता, वोट निकालने वाले कार्यकर्ता, इन सब लोगों को प्रशिक्षण देते हैं कि हम कहीं पे भी किसी से डिफीट न खाएं। हम उनको ये सिखाते हैं इसमें कि ये वोटिंग मशीन क्या चीज़ होती है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, साथ में उन लोगों को क्या कार्य करना चाहिए, इन सब की जानकारियां हम उनको चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, किस तरह से जो समर्थक हैं, कांग्रेसी समर्थक हैं, उनका सहयोग कर सकें, इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कार्य करते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी हर चीज़ जो, अब जैसे हमारे टेबल लगना है तो हम वो टेबल को कब लगा दें, जिससे हमारे वहाँ टेबल पर आने वाले वोटर्स मतलब अपने कार्य, मतलब वहाँ पे हम उनको रिसीव कर सके, साथ में हम उसका वोट डलवा सके। यानी कि वो लोग जो हमको, जब हम अपने बूथ पर पहुँचते हैं, हमको हेल्प करते हैं, हमको बताते हैं कौन से कमरा नंबर में जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, नहीं ज़रूरी हैं, वो जिस तरह से आपकी जो हेल्प करते हैं, वो उसके लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा चुनावों की, तो उसमें कहां आपने ट्रेनिंग दी है, या कि पहले हुई है या नहीं हुई है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग के नूर बेग साहब ने 117 कैंप लगाए थे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, और उसमें से हम 65 से 70 सीटों पर विनिंग हुए थे। और इस लोकसभा चुनाव में भी हमने संपूर्ण 30 ही लोकसभा सीटों पर अपना कैंपेन किया था, और वहाँ के बूथ एजेंटों को प्रशिक्षित किया था। तो पहले भी आप इस तरह की गतिविधियां कर चुके हैं। जी हाँ। अगर हम बात करें 28 सीटों पर होने वाले चुनाव की, जो अब होने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ बागी विधायक भी हैं और कुछ में किसी और वजह से किसी की मौत हो गई है, और अब चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उनको लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस जो है, जिस दिन सत्ता से हटी थी, उसी दिन से कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी आने वाले चुनावों के लिए, और इसी कारण आज हमारी तैयारी विरोधी पार्टी से कई गुना अधिक है। वो हम इस बात से मान सकते हैं हम इस बात को, क्योंकि विरोधी पार्टी अपने उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रही है, और हमने लगभग हमारे उम्मीदवार तय करके नामों की घोषणाएं कर दी हैं। हमारे उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में जाके अपना प्रचार काफ़ी टाइम पहले से शुरू कर चुके हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत पहले से इन सब तैयारियों को अंजाम दिया है, और इसी कारण से हमारी तैयारियां जो हैं विरोधी पार्टी से कहीं गुना अधिक है।
आपने कहा कि आपकी तैयारियां बहुत अधिक है। अभी पिछले कुछ महीनों में, जैसे कोरोना काल जब शुरू हुआ तभी सत्ता हाथ से चली गई थी कांग्रेस के, और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया, मतलब लगभग 7 महीने बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, या कह सकते हैं लौटे हुए, और कांग्रेस ने लगभग 16 महीने शासन किया होगा। तो आप अपने 16 महीने को उन 7 महीनों के साथ किस तरह कंपेयर करते हैं? देखिए, पहले तो बात यह आएगी कि हम लोगों को 15 महीने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समय मिला। उसके बाद उसमें लोकसभा चुनाव आ गए थे। इस कारण से उनका कार्यकाल जो रहा 11.5 महीनों का रहा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सेवा भाव से मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए। मैं कुछ गिनाना चाहूँगा आपको। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सबसे बड़ा कार्य कर्ज माफी का किया था, जिसके सबूत अब दिए जा चुके हैं। अब वो विषय विरोध का इनका बचा नहीं है। इसके पश्चात किसानों के लिए आदरणीय, मैं आज आपके सम्मुख बैठा हूँ तो निश्चित मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो एमपी में रिकॉर्ड गेहूँ का उत्पादन हुआ है, वो आदरणीय कमलनाथ जी की कार्य क्षमता का सूचक है। ये बात आपके कहने के साथ साथ हमारे पास इस बात का सबूत भी है कि मतलब इस बात को तो हम भी नहीं झुटला सकते हैं, हम आपकी कई बातों को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पिछली जो रिपोर्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें टॉप 10 राज्यों के नाम हैं, उनमें मध्य प्रदेश का नाम है। वो उस समय का नाम है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे स्टेट के, मतलब कमलनाथ जी ने काम किया है। लेकिन फिर भी कमलनाथ जी पर आरोप है किसानों की कर्ज माफ़ी के नाम पर। जिनकी कर्ज माफ़ी की है वो किसान नहीं थे, जिनकी नहीं हुई है, मतलब जो ओरिजिनल किसान है, जो डिजर्विंग है, उनकी नहीं की गई है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कांग्रेस पर। इसके अलावा कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल होने में भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर आरोप लगा है, क्योंकि वो दोनों अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पावर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसलिए कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ा। देखिए, मैं आपको इसमें स्पष्ट कर देता हूँ। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का मूल आधार सेवा रहा है। इसमें लोग स्वार्थ की भावना से पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में गए हैं। इसमें आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी के हित में कार्य करे जा रहे थे। उन्होंने किसी कार्य को रोकने की या किसी को डोमिनेट करने की नहीं सोची। लेकिन इंसान का स्वार्थ, सामने वाले जो बीजेपी में चले गए हैं, उन इंसानों का स्वार्थ इतना बढ़ गया कि वो पार्टियों को छोड़ के, पार्टी के सिद्धांत को भूलकर एक ऐसी पार्टी के साथ जाके मिल गए जिससे पहले तो वो नफरत करते थे, अब उनके ही गुणगान कर रहे हैं। शिशिर जी, आप लोग का इस समय का एक एजेंडा है जो विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का कुछ भी रैली होती है, कुछ भी होती है, तो जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ गद्दार गद्दार के नारे लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ गद्दार के मंत्र से आप उपचुनाव जीत सकते हैं? जी नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि गद्दार शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो साथ में चलती हुई जंग को छोड़कर चला गया हो। तो ये जंग चल रही थी हमारी बीजेपी से, और हमारा, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी सीएम बन के बैठे थे और वो वर्क कर रहे थे। अगर उनको वर्क करने का पूरा चांस मिलता तो मैं श्योरली बोलता हूँ कि एमपी में बेरोजगारी पूर्णतः खत्म होती, क्योंकि उनके एजेंडे अलग थे। और इसी कारण से उन्होंने बाहर विदेशों की यात्रा करके कुछ यात्राएं करी, जिसमें उन्होंने इतना सारा यहाँ पर उद्योग के लिए और ये सब चीज़ों की व्यवस्था करी थी, और उससे कितने ही बेरोजगारों को रोजगार मिलता। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से जो जंग हम लड़ रहे थे, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे थे, उसको बीच में छोड़कर ये नई चीज पैदा कर दी खुद के स्वार्थ के लिए। तो आप आने वाला चुनाव क्या इसी मुद्दे पे लड़ेंगे, या और भी कोई एजेंडा है आपके पास? क्योंकि आपके सामने अधिकतर जो चेहरे होंगे वो वही चेहरे होंगे जो पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में गए। जैसे डंग चुनाव लड़ेंगे, तुलसी सिलावट चुनाव लड़ेंगे। आप सांवेर सीट की मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि आप सांवेर के बूथ प्रभारी हैं, तो हम आपके ही क्षेत्रों की बात करते हैं। हाट पिपलिया में आप कैसे अपने ही दुश्मनों से लड़ेंगे? कोई आपने प्रॉपर एजेंडा सेट किया है? जी हाँ, बिल्कुल। एजेंडा तो पब्लिक ने सेट किया है।
हम लोग क्या करेंगे, एजेंडा पब्लिक ने सेट किया। पब्लिक ये जान रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं उन्होंने क्या मुआवजा लिया है दूसरी पार्टी से, कितना पैसा अर्जित किया है, और उन्होंने अभी तक उन क्षेत्रों में जो काम करवाए थे कमलनाथ जी के द्वारा उनको भुलाकर अभी नए कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास करने से काम पूर्ण नहीं होगा। ऐसे तो पुराने टाइम में भी जब शिवराज जी सीएम थे तो उन्होंने कितनी जगहों का शिलान्यास करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक उन कार्यों को पूरा कहाँ किया जो अब कर देंगे वो। जब सांवेर की बात निकली, जब शिलान्यास की बात निकली, तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कमलनाथ जी पर कि जब कमलनाथ जी सत्ता में आए, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचा। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अस्पताल देने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंदौर को भी और अस्पतालों की ज़रूरत है, या फिर धार जिले के बारे में नहीं सोचा। आसपास के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक भी अस्पताल नहीं है, लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा को ही क्यों 100 करोड़ का एक अस्पताल इतना बड़ा? क्या उस अमाउंट को बांटा जा सकता था और जगह भी वो सुविधाएं दी जा सकती थी? देखिए, ये जानकारियां जो हैं भ्रामक रूप से फैलाई जा रही हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विदिशा में भी हॉस्पिटल डालने के लिए और बेड की उपलब्धता करवाकर नए हॉस्पिटलों के लिए वहाँ पे विदिशा में भी उन्होंने शिलान्यास करके वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया है। इसके पश्चात ग्वालियर में भी आदरणीय सिंधिया जी जो हमारी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, उनके पिताजी के नाम से वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की रूपरेखाएं रखी हैं। और कमलनाथ जी की नज़र में सिर्फ छिंदवाड़ा ही उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रदेश का हर कोना उनके लिए छिंदवाड़ा ही है। वो हर प्रदेश के कोने में वर्क करना चाहते हैं। यहाँ की जो मजबूरियाँ हैं, जहाँ मुश्किलें हैं गरीबों की, वो सब दूर करना चाहते हैं और वो निरंतर उसमें कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि कमलनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं, फिर मैं वापस से आपको आपके क्षेत्र में लेकर आती हूँ। आपका बूथ क्षेत्र है हाटपिपलिया, ब्यावरा, सांवेर। यहाँ पर आप जब चुनाव लड़ेंगे, आपका एक एजेंडा है कि हम इसलिए, मतलब आपके अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं वो आपके गद्दार, जिनको आप कहते हैं कि सो कॉल्ड गद्दार लोग हैं, उन गद्दारों के सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? उनसे जीत कैसे? जैसे आपने कहा कि जनता चुनेगी, लेकिन जनता को आप क्या बताएंगे? देखिए, जनता कुछ समझ रही है, क्योंकि वर्तमान जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में वो ये हैं कि इस सरकार ने कोरोना पे भी कोई अपना अच्छा कार्य नहीं कर पाई है, न गरीबों के लिए कोई अच्छा काम किया है, न किसानों के लिए अच्छा काम किया है, न बिजली के बिल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई अच्छा काम किया। बिजली के बिल आज तक माफ़ नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूलों की फीस के लिए आज भी फ़ोन आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे ऑटोमेटिकली हैं। शिशिर जी, एक आपने कहा कि अभी तक फ़ोन आ रहे हैं, क्या आपकी सरकार में आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल थे या आगे होंगे? क्योंकि ये कहना, जो भी विपक्ष में होता है उसके लिए कहना बहुत आसान होता है कि हम तो जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन एक नॉर्मल से विधायक से मिलने के लिए अपने क्षेत्रीय विधायक को 10 बार इंसान फ़ोन लगाता है, क्षेत्रीय विधायक उनका फ़ोन नहीं लेता। उनके जितने भी साथीगण होते हैं, हम चमचे शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनसे बात नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कांग्रेस का हमेशा से एक यही सिद्धांत रहा है कि हम तो जनता के साथ हैं, हम ग्राउंड स्तर पर उतर कर काम करते हैं। जैसे जीतू पटवारी जी की भी यही छवि है। तो अगर हम इस बारे में बात करें, तो अगर आप सत्ता में लौटे तो क्या ये छवि रहेगी आपकी? नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक गण हैं, वो लोग, उन लोगों को जनता ने ही चुन के भेजा था और आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको प्रथम मीटिंग में ही आदेशित किया था कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति, गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, उससे मिलकर उनकी बातों को सुनकर उनके कार्य करे। और यही कार्य हमारे सभी विधायकों ने पूर्व में, जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पदासीन थे, तो ये कार्य किए जा रहे थे और बहुत बड़े स्केल पे। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, कन्नौज खातेगांव विधानसभा का मैं बाशिंदा हूं। कन्नौज खातेगांव विधानसभा में मैंने खुद ने 15 गांव गोद लिए थे। उन गांवों में नल की व्यवस्था घरों घर फ्री में करवाई गई। राशन कार्ड, पर्ची, उसके बाद कुटी, साथ में पानी की टंकियाँ
स्कूलों का निर्माण, स्कूलों की मरम्मत, स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था मेरे जैसे कार्यकर्ता ने भी, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता ने भी उन गांवों में की है। और वो सब कार्य इसलिए संपन्न हुआ कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने उस कार्यों को जैसे ही मैं उनके पास लेके जाता था और वो तुरंत मंजूरी दे देते थे और वो कार्य मैंने संपन्न करवाए हैं। शिशिर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर इस तरह से हर नेता अपने क्षेत्र में अवेलेबल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि विकास तो होगा ही। अगर मैं फिर से सांवेर की बात करूं या किसी ऐसे क्षेत्र की बात करूं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला मंत्रियों से होगा, क्योंकि हरदीप सिंह डंग हैं, जिस तरह से वो एक मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट हैं, वो मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि वोटर को ये लगेगा कि ये मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र का विकास होगा? क्या पता कांग्रेस कार्यकाल में हमारे क्षेत्र को मंत्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक प्रिविलेज होता है जनता के लिए। देखिए, तो क्या वहां पर जंग मुश्किल होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मंत्री जो भी हैं वो पहले विधायक थे। ये जनता को मालूम है कि ये पहले विधायक थे, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स अभी प्राप्त हो रही हैं उस अनुसार जनता भी अपना निर्णय समझ के करेगी। सर्वे रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जीत रही है। तो जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है और देख रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जीत रही है, तो मंत्री तो पूर्व में भी कितने ही लोग रहे हैं, लेकिन वो चुनाव इसलिए ही हारे हैं क्योंकि उन्होंने वर्क नहीं किया है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये जनता की मेन समस्याएं हैं, अगर उनको वो दूर ही नहीं कर पाए हैं तो वो क्या जीतेंगे? यानी समस्याओं को दूर करने का प्रण लेकर कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। कोई और एक ऐसी बात जिसके बारे में आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे के साथ है इसलिए कांग्रेस तो जीतेगी ही जीतेगी? और बूथ, आप क्योंकि बूथ प्रबंधन के प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता से या अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे खबर 100 के माध्यम से कि भाई ये करो और जनता का विश्वास जीतो? देखिए, मैं अपने जहाँ का अभी मुझे 3 सीटों का बूथ प्रबंधन का जोनल प्रभारी बनाया गया है, मैं सर्वप्रथम तो वहीं के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जो हम लोग प्रशिक्षण देने आएंगे और जो हम दे रहे हैं प्रशिक्षण आप लोगों को, उसको ठीक से समझें और उसके बाद आप आपकी नीति बनाएं, क्योंकि हम प्रशिक्षण में उनको वो ज्ञान देंगे जो आपको हम कैमरे में नहीं बता सकते। तो इसलिए वो जो बेस है चुनाव लड़ने का, बूथ एजेंट होते हैं, बूथ प्रभारी होते हैं, उन लोगों को हम वो ज्ञान देंगे जो वो जिससे हमारी आने वाली नीतियां वही तय हो सके। और आपको लगेगा, अब वैसे भी आपको लगता है मीडिया रिपोर्ट्स या जो जितने भी अभी तक सर्वे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि एक बार फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी हाँ, जरूर। आदरणीय कमलनाथ जी निश्चित ही। पर मैं आपसे एक चीज, एक आखिरी सवाल मेरी ओर से, मैं भी आपको बुरा लग सकता है ये सवाल, लेकिन कांग्रेस ने जो सत्ता खोई, आप लोग बीजेपी को बोलते हैं, आप लोग लोगों को बोलते हैं कि वो गद्दार थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार थी। आप लोगों की फूट आगे आने वाले समय में भी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में बात करनी चाहिए कमलनाथ जी से, लेकिन वो दोनों लड्डू अपने हाथ में रखना चाहते थे। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते थे, साथ ही साथ वो अध्यक्ष भी बने रहना चाहते थे पार्टी के। तो आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की भी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ेंगी, उनके भी बेटे हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए जिनको वो तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस प्रश्न का आपका जवाब जरूर देना चाहूँगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी पार्टी के वसूलों और सिद्धांतों से बने हैं। ये लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इन लोगों का समय हमेशा सभी के लिए समान भाव है। इन्होंने किसी के साथ कोई बैर नहीं करा, लेकिन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा ली कि उस महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने पार्टी को छोड़ना उचित समझा। उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों की अवमानना की है, उन्होंने पार्टी को कुछ समझा नहीं। अब आगे आप अगर कहना चाहें कि दिग्विजय सिंह जी को महत्वाकांक्षा है, तो अब दिग्विजय सिंह जी जो हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो जो हैं वो किसी महत्वाकांक्षा के लिए अब रहे नहीं, क्योंकि वो क्या है कि उनकी महत्वाकांक्षा तो लगभग पूरी हो चुकी है। वो सीएम रह चुके हैं, वो आगे अभी मतलब हर चीज में सबसे आगे हैं हमारे। जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी मध्य प्रदेश में, जो सियासी ड्रामा चला था, उस दौरान कई बार दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगा कि क्योंकि उनकी ये मंशा थी कि उनके बेटे को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह मिले, और कमलनाथ जी की ये मंशा थी कि नकुलनाथ जी को वो जगह मिले, इसलिए उन दोनों ने रोका नहीं, जबकि दिग्विजय सिंह तो जानते थे कि ये हाथ से जाने वाली है ये गाड़ी।
ऐसे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, विरोधी पार्टी तो आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारे शीर्ष नेता इतनी छोटी मानसिकता लेके कार्य नहीं करते हैं। हमारे शीर्ष नेता के लिए हम भी उनके ही बच्चे हैं। आज वो उनके ही बच्चे हैं जो उनको लीगली रूप से दिख रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी उनके ही बच्चे हैं। तो क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह आपसे बात करते हैं? बिल्कुल, जब भी हम लोग उनसे मिलने जाते हैं और हमारा हौसला अफजाई भी करते हैं, साथ में हमें निर्देशित भी करते हैं कि आगे जाके हमें कैसे काम करना चाहिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो एक छोटे से क्षेत्र के विधायक से, अपने छोटे से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो इतने बड़े दो नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया को समय नहीं दे पाए जब वो पार्टी छोड़कर जा रहे थे? देखिए, ये उन्होंने मुझे बात गलत प्रतीत होती है, क्योंकि आदरणीय सिंधिया जी को जब भी कमलनाथ जी से मिलना होता था या बात करनी होती थी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब कमलनाथ जी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए समय निकालते हैं, तो सिंधिया जी का निश्चित हमारे पार्टी में बहुत वर्चस्व रहा है और उनके एक फ़ोन पे सभी कार्य होते थे। और वो जब भी चाहते थे आदरणीय कमलनाथ जी से मिलना, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, निश्चित कमलनाथ जी ने फुल टाइम दिया है उनको मिलने का और उनके हर कार्य को पूर्ण किया जिन कार्यों को उन्होंने बताया है। तो शिशिर जी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई चूक नहीं रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की, काम करने वालों की, पार्टी में रहने वाले विधायकों की महत्वाकांक्षाएं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी और लालच के चलते वो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले गए। वो शामिल हो गए विरोधी पार्टी में, विरोधी दल में, जहां हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था, जब कमलनाथ जी को सर पे ताज रखा गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि ये तख्ता पलट जल्द होगा। ये नहीं पता था कि 2 साल भी सरकार नहीं चलने देंगे ये। लेकिन इन सब के बाद अब जो कांग्रेस की तैयारी है, एक बार फिर यही हम आपसे कहेंगे कि क्यों, मेरा यही आपसे आखिरी सवाल है इस टॉक शो में, कि जो अब आने वाली कांग्रेस है वो किस वादे के साथ आएगी, वो कितनी दृढ़ता के साथ आएगी? अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप सरकार बनाते हैं और कमलनाथ जी की ताजपोशी की जाती है एक बार फिर, तो अब आप कैसे ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी कार्यकर्ता अब राह ना भटक जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस आकर अपने जो पुराने वादे हैं उन सब वादों को सर्वप्रथम पूर्ण करेगी। उसके बाद जिस महामारी को खत्म करने के लिए जो भी उचित होगा वो कदम आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी उठाएंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में कांग्रेस की नीतियां यहाँ पर जो भी रहे, लेकिन हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की नीतियां जो हैं वो यही सोच रखते हैं कि यहाँ पर कोई बेरोजगार ना हो, यहाँ कोई किसान आत्महत्या ना करे। आज मैं आपको बीच में ही क्रॉस करके एक बात मेरी स्वयं की बोलना चाहूँगा। मैं खुद भी काश्तकार आदमी हूँ, मैं भी किसान आदमी हूँ। पूरे खेत में से पानी निकल गया, सोयाबीन पूरी नष्ट हो गई। खेत बोने का और काटने तक का खर्चा मेरा 2.25 लाख रुपए था, लेकिन मुझे मात्र सोयाबीन बेचने के बाद 25,000 रुपये मिले हैं। मुआवजे में हमारे खातों में 25-50 रुपये आए हैं। ऐसी स्थितियां पूरे प्रदेश में किसान भोग रहे हैं और इस समय इन चीज़ों को दूर करना ही हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य रहेगा। तो किसानों के हित में एक बार फिर से कमलनाथ सरकार आएगी, ऐसे वादे के साथ शिशिर जी का कहना है। सबसे अहम बात, महामारी को खत्म करने के लिए जो भी संभव हो सकेगा वो करा जाएगा। इसके साथ ही शिशिर जी ने एक बहुत बड़ी बात की है जो मुझे लगता है कि युवा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अब ये वादे हकीकत में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन बेरोजगारी हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशान जरूर है। तो अब हम तो यही सोचेंगे शिशिर जी कि इस बार जनता जब वोट दे तो वो ये सोच के वोट दे कि कौन सा असली सोना है और किसका सिर्फ रंग सोने का है। इसी उम्मीद के साथ अभी हम लेते हैं विदा। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।